ड्रामा स्टार्ट होती है और हम जुजो को देखते हैं जिसके पास बहुत सारी मैजिकल पावर्स होती हैं और वो अपने डैड को बचाने के लिए अपनी लाइफ एनर्जी यूज कर रही होती है और अपनी एनर्जी को अपने डैड में ट्रांसफर कर रही होती है। तभी जुजो की मास्टर सैन आती है और एनर्जी ट्रांसफर होने से रोक देती है और कहती है कि जुजो, अगर तुम ऐसे ही अपनी पर्सनल एनर्जी अपने डैड में ट्रांसफर करती रहोगी तो तुम्हारे लिए ये बहुत ही ज्यादा डेंजर साबित हो सकता है। तुम्हारी पर्सनल बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएगी जिसकी वजह से तुम्हारे डैड के मरने से पहले तुम खुद ही मर जाओगी, इसलिए तुम ऐसा मत करो। जुजो कहती है कि तो मैं क्या करूँ, मैं अपने डैड को इस तरीके से मरते हुए नहीं देख सकती हूँ, मुझे अपने डैड को बचाना है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मास्टर सैन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अपने डैड के लिए बहुत ही ज्यादा वरीड हो, लेकिन अब तुम्हें अपनी एनर्जी ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बड़े गुरुजी से मिलकर आ रही हूँ। उन्होंने इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का सॉल्यूशन मुझे दे दिया है। उन्होंने मुझसे ये कहा है कि अगर तुम अपने डैड के फेट यानी कि उनके भाग्य को बदल देती हो तो जो ये सारी बुरी आत्माएं तुम्हारे डैड को हार्म पहुंचा रही हैं वो उनके पास भी नहीं आएंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें 10 साल पास्ट में पीछे जाना होगा जहाँ पे तुम अपने डैड को ड्रैगन गैंग में ज्वाइन होने से रोकोगी ताकि तुम्हारे डैड उस गैंग के राजा ना बन पाए। क्योंकि तुम्हारे डैड ने जब उस गैंग को ज्वाइन किया था और लोगों को मारना स्टार्ट किया था तभी से उनके पास काफी सारी नेगेटिव एनर्जी आने लगी थी, इसीलिए तुम्हें उस समय में जाकर अपने डैड को वहाँ के राजा बनने से रोकना होगा। ये सुनकर जुजो जाने के लिए तैयार हो जाती है और मास्टर अपने मैजिक का यूज करके जुजो को पास्ट में भेज देती है और कहती है कि तुम्हें वहाँ पे अपना ख्याल खुद से ही रखना होगा। धीरे धीरे जुजो टाइम ट्रेवल करके कुछ टाइम में ही 10 साल पीछे पास्ट में पहुँच जाती है और जैसे वो अपनी आंखें खोलती है चारों तरफ के लोग उसे ही घूर रहे होते हैं। ये देखकर वो अपने आप को जब देखती है तब वो देखती है कि वो कूड़े के डब्बे के ऊपर खड़ी है। ये देखकर वो अचानक से नीचे गिर जाती है। आवाज सुनकर मास्टर सैन जुजो से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तब जुजो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तब मास्टर सैन जुजो के डैड का लोकेशन बता देती है और कहती है कि तुम अपना ध्यान रखना। ये सुनकर जुजो कहती है कि मास्टर सैन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि मेरे डैड बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, वो मेरा ख्याल बहुत ही अच्छे तरीके से रखेंगे, इसलिए आप मेरी चिंता मत करो। इतना कहने के बाद वो अपने डैड को ढूंढते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरी साइड हम जुजो के डैड को देखते हैं जिसका नाम मिस्टर यान होता है और वो एक गैंगस्टर होते हैं और इनके गैंग का नाम किंग गैंग होता है। इस समय तक मिस्टर यान इतना ज्यादा क्रूर और बेरहम होता है कि जो कोई भी उसके गैंग के साथ गद्दारी करे वो उसे दूसरा मौका नहीं देता था, वो उसे जान से मार डालता था। और ऐसा ही कुछ वो इस टाइम भी कर रहा होता है। जब कुछ पर्सन उसके गैंग के साथ गद्दारी करते हैं तो वो उन्हें अपने हाथों से मार डालता है और उसके बाद अपना हाथ साफ करने लगता है। और फिर वो अपने पर्सनल और सबसे ज्यादा भरोसेमंद बॉडीगार्ड मिंग को कहता है कि बाकी काम तुम कर दो, मैं बाहर खड़ा हूँ। इतना कहने के बाद वो बाहर आ जाता है। तब तक जुजो भी अपने डैड को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ जाती है और वो अपने डैड को देख लेती है। जैसे वो मिस्टर यान को देखती है वो उसे जाकर गले से लगा लेती है और कहती है कि डैड मैंने आपको ढूंढ लिया। ये देखकर उसका पर्सनल गार्ड उसके साथ मस्ती करता है और कहता है कि क्या ये आपका बच्चा है? मिस्टर यान अपने पर्सनल गार्ड पे गुस्सा होता है और कहता है कि पागल हो क्या? तब मिंग उसे कहता है कि नहीं बॉस, देखने से तो ये बच्ची आपके जैसे लगी रही है। अब ये सुनकर तो बॉस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तब मिंग कहता है कि सॉरी बॉस, मैं तो बस आपसे मजाक कर रहा था, वैसे देखो ना ये बच्ची कितनी ज्यादा क्यूट है। मिस्टर यान कहता है कि हाँ ये बच्ची अच्छी है, लेकिन तुम बताओ ये मेरी बच्ची कैसे हो सकती है? एक तो ये इतनी ज्यादा बड़ी है, ऊपर से मेरी शादी भी नहीं हुई है और मैं अभी 22 का ही हूँ, इसलिए अब तुम इस बच्ची पे ज्यादा ध्यान मत दो और जो काम मैंने तुमसे करने के लिए कहा है वो ज्यादा फटाफट से करो। ये सुनकर मिंग वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिस्टर यान जुजो से कहता है कि देखो बच्चा, मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ और आखिर तुमसे किसने कह दिया कि मैं तुम्हारा डैड हूँ? इस तरीके से तुम्हें किसी को अपना डैड नहीं कह देना चाहिए। जुजो कहती है कि डैड, एक तो मैं आपको बचाने के लिए इतनी दूर से आई हूँ और आप मुझे पहचान भी नहीं रहे हो। ये सुनकर जुजो कहता है कि तुम मुझे बचाने के लिए आई हो, आखिर कैसे हो सकता है? जुजो कहती है कि डैड, मैं भविष्य से सिर्फ और सिर्फ आपको बचाने के लिए आई हूँ और आपके भाग्य को बदलना चाहती हूँ ताकि इस बार कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको नुकसान न पहुँचा पाए। ये सुनकर तो मिस्टर यान को ऐसा लगता है कि छोटी बच्ची कुछ भी बोल रही है, इसलिए वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और कहते हैं कि बच्चा तुम अपने माता पिता को ढूंढो और मेरे पीछे मत आओ क्योंकि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। इतना कहने के बाद जैसे मिस्टर यान वहाँ से आगे बढ़ते हैं जुजो उनके पास्ट के बारे में बात करने लगती है और उनके बारे में बताने लगती है कि डैड आपने एक गरीब परिवार में जन्म लिया था और आपके डैड ने आपकी मॉम को हमेशा ही इग्नोर किया है और उन्हें छोड़ दिया है। आपकी मॉम काफी समय से बीमार चल रही थी जिसके लिए आपने बाहर काम भी किया ताकि आप अपने मॉम के मेडिसिन के लिए पैसा इकट्ठा कर सको। तब से आपने कई सारे गैंग में काम किए और अब आपके अंडर में एक गैंग है जिसके आप मालिक भी हो। ये सुनकर तो मिस्टर यान की कदमें वहीं पे थम जाती है और वो इसकी बातों के बारे में सोचने लगता है कि आखिर इसकी पूरी लाइफ के बारे में इसे कैसे पता है। ये सुनकर जुजो कहती है कि डैड हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा क्योंकि ग्रैंडमा की तबीयत अचानक से खराब हो रही है। तभी मिस्टर यान के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है और इसे पता चलता है कि उसकी मॉम की अचानक से तबीयत खराब हो रही है। ये सुनकर दोनों तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पे जाने के बाद डॉक्टर मिस्टर यान को बताता है कि आपकी मॉम की कंडीशन अचानक से खराब हो गई थी, इसलिए अब हम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इतना कहने के बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है, लेकिन मिस्टर यान काफी दुखी होता है। तभी जुजो अपने डैड को देखकर कहती है कि डैड, अगर आप चाहो तो मैं ग्रैंडमा को बचा सकती हूँ। मिस्टर यान कहता है कि आखिर तुम मेरी मॉम को कैसे बचा सकती हो? सभी डॉक्टरों का ऐसा मानना है कि मेरी मॉम अब कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। तभी जुजो कहती है कि डैड, मैं तुम्हारी मॉम को बचा सकती हूँ क्योंकि ग्रैंडमा को कोई बीमारी नहीं हुई है बल्कि उसे बुरी एनर्जी ने पकड़ रखा है और धीरे धीरे वो उसे मार रही है। अगर मैं उसके अंदर की बुरी एनर्जी के जहर को बाहर निकाल देती हूँ तो तुम्हारी माँ जीत सकती है। ऐसा कहने के बाद दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं और जुजो कमरे को चेक करने लगती है। तभी उसे एक टेबल पे पड़ा हुआ एक मूर्ति दिखाई देता है जिसे देखकर वो कहती है कि डैड, इसी के अंदर से बुरी एनर्जी बाहर आ रही है। इसके बाद वो अपने
ब्लड से एक तावीज बनाती है जिसमें उसने काफी स्ट्रॉन्ग मंत्र रखे होते हैं, जिस वजह से वो आइटम वहीं पे बंद पड़ जाता है। इसके बाद वो अपने डैड से कहती है कि डैड मैंने दादी माँ को बचा लिया। इसमें मिस्टर यान तो काफी दुखी होता है, इसलिए वो जुजू से कहता है कि ये तुम्हारे खेलने की जगह नहीं है, इसलिए तुम ऐसी बकवास मत करो। लेकिन जुजू तो अपने डैड को समझा रही होती है कि डैड देखो अभी ग्रैंडमा ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो तो उसकी बात में बिलीव नहीं करता है। लेकिन तभी अचानक से सिस्टम में बदलाव हुआ है जहाँ पे उसकी मॉम की हार्ट बीट अच्छी तरीके से चल रही है। ये देखकर तो वो हैरान हो जाता है कि अचानक से उसकी मॉम ठीक कैसे हो गई। फिर वो अपनी मॉम से बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मॉम उससे बातें नहीं करती है। ये देखकर जुजू कहती है कि डैड हमें ग्रैंडमा को पूरी तरीके से ठीक करना होगा, जिसके लिए हमें उस आइटम की जरूरत होगी जिसे मैंने अभी नष्ट किया था। उसके जोड़ी को हमें ढूंढना होगा और अगर हम उसे नष्ट कर देते हैं तो ग्रैंडमा पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। तभी कमरे में यान का डैड अपनी सेकंड वाइफ को लेकर आता है और ये सारी चीज इसकी सेकंड वाइफ ने ही किया होता है, इसीलिए ये यहाँ पे मजे के लिए आई होती है और मिस्टर यान की मॉम को बातें सुना रही होती है और कहती है कि मुझे लगा कि मैं अपनी बहन को लास्ट टाइम देख लूं, अगर ये मर जाएगी तो मैं कैसे मिलूंगी इसे। ऐसी वो बातें करके मिस्टर यान को उकसाने की कोशिश कर रही होती है। ये देखकर मिस्टर यान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने डैड के साथ इस औरत को भी काफी सारी बातें सुनाता है। तभी जाओ जाओ उस औरत के पर्स को नोटिस करती है जिसमें उस आइटम का सेकंड पार्ट होता है। वो उसे देखकर उसे पे मैसेज करती है और उसके बाद उसे पूरी तरीके से नष्ट कर देती है। और फिर वो मिस्टर यान से कहती है कि डैड मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, अब कुछ ही टाइम के बाद ग्रैंडमा पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी। जैसे ये बात मिस्टर यान के डैड सुनता है, वो मिस्टर यान पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या ये तुम्हारी बेटी है? तुम्हारी बेटी इतनी ज्यादा बड़ी है, आखिर तुम कहाँ पे मुंह काला कर रहे थे? तुम्हारी तो अब तक शादी भी नहीं हुई है और तुम्हारी इतनी बड़ी बेटी कैसे हो सकती है? ऐसे वो उसे काफी सारी बातें सुनाने लगता है और कहता है कि तुम्हारी मॉम का भी नेचर ऐसा ही था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया था। जब से तुम और तुम्हारी मॉम मेरी जिंदगी में आए, मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद होने लगी। ये सुनकर तो मिस्टर यान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और गुस्से की वजह से वो अपना आपा खोने लगता है, जिस वजह से बुरी एनर्जी धीरे धीरे उस पर हावी होने लगती है। और मिस्टर यान अपने बचपन के बारे में सोचने लगता है कि बचपन में भी किस तरीके से उसका डैड उसकी मॉम के साथ गलत करता था, उसे और उसकी मॉम को ऐसे ही छोड़ के वो दूसरी औरत के साथ चला गया। ये सारी बातें याद करते हुए उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो पास रखा हुआ चाकू उठा लेता है। ये देखकर तो मिस्टर यान के डैड को बिल्कुल भी डर नहीं लगता है और वो अपनी बेटी को और भी ज्यादा उकसाने की कोशिश करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे मारोगे, लो मुझे यहाँ पे मारो। मैंने तुम्हारे इसी नेचर की वजह से तुम्हें और तुम्हारी मॉम को छोड़ा था। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब मैं धीरे धीरे कंगाल होने लगा था और गरीब होने लगा था, इसीलिए तो मैंने और तुम्हारी मॉम को और तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि इतने बड़े होने के बाद भी तुम मुझे सबके सामने शर्मिंदा करोगे इस तरीके से एक बड़ी सी बच्ची को लाकर। ये सुनकर तो मिस्टर यान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जैसे वो अपने डैड पे चाकू चलाने वाला होता है, बीच में जुजू आ जाती है और अपने डैड की तरफ से उसके डैड से लड़ने लगती है और कहती है कि मेरे डैड को मारने से पहले मुझसे गुजरना होगा। ये सुनकर तो वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वो मैसेज करती है और कुछ ब्लड के टुकड़े उनके सर पे लगा देती है। ये देखकर तो वो गुस्सा हो जाते हैं और जैसे वो उसे मारने वाले होते हैं, सामने मिस्टर यान आ जाता है और चाकू से उन्हें धमकाने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि इसमें मैं ज्यादा गुस्से में नहीं हूँ, अगर मैं अपने आने वाले गुस्से को कंट्रोल ना करूँ तो आप सबको मैं पलक झपकते ब्रेकफास्ट में बदल दूंगा और उसके बाद जब भी मेरी मॉम अपनी बीमारी से जगेगी तो आप सबको नाश्ते के तौर पे लेकर उसके बाद वो अपना दिन स्टार्ट करेगी, इसलिए फटाफट से यहाँ से निकल जाओ। ये सुनते ही ये दोनों डर जाते हैं और यहाँ से बाहर आ जाते हैं। लेकिन बाहर आने के बाद भी ये मिस्टर यान के बारे में काफी बुरी बुरी बातें करने लगते हैं और उसके बाद वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जुजू की मैसी की वजह से इन दोनों के साथ बहुत ही बुरा होता है। जैसे ये दोनों सीढ़ी उतरने वाले होते हैं, मिस्टर यान का डैड सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और उसके बाद जैसे वो उठकर चलने वाला होता है उसके पैर में कील चुभ जाती है और जैसे वो उसे बचने वाले होते हैं दोनों दीवार से टकरा जाते हैं और दोनों वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। तभी दूसरी साइड काफी समय बाद मिस्टर यान की मॉम होश में आती है। अपनी मॉम को होश में देखकर मिस्टर यान बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और उनसे बातें करने लगते हैं। साथ ही अपने आप को ग्रैंडमा और मिस्टर यान को डैड सुनकर उन्हें काफी ज्यादा खुशी होती है। जुजू भी अपनी ग्रैंडमा से बात करने की कोशिश करती है और जैसे मिस्टर यान की मॉम जुजू को देखती है, बेटा मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जब मैं अपनी बीमारी से जगूंगी तब तुम मुझे इतना प्यारा सा सरप्राइज दे दोगे। मुझे अपनी पोती को देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। ऐसे कहते हुए वो खुशी से अचानक से अपनी आंखें बंद कर देती है। ये देखकर तो मिस्टर यान बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और डरने लगता है कि उसकी मॉम को कहीं कुछ हो तो नहीं गया है। कल जुजू अपने डैड से कहती है कि डैड आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ग्रैंडमा तो खुशी के मारे बेहोश हो गई है, इसलिए आप उनकी चिंता मत करो। तभी जुजू के पेट से आवाज आने लगती है। ये देखकर मिस्टर यान को पता चल जाता है कि उसकी बेटी को भूख लगा है, इसलिए वो उसे अपने साथ खाना खाने के लिए वहाँ से बाहर लेकर आता है। जैसे वो वहाँ से बाहर आता है चारों तरफ से उसके बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और उसके सामने आकर झुक जाते हैं। ये देखकर जुजू अपने डैड से कहती है कि डैड मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि पास में आने के बाद मैं आपको इस तरीके से एक पावरफुल पर्सन के रूप में देखूंगी। ये सुनकर तो मुस्कुराने लगता है। अब अगले सीन में हम इन दोनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं। यहाँ पे आने के बाद जुजू अपने डैड को छेड़ रही होती है और मस्ती कर रही होती है, जिससे उसे काफी प्रॉब्लम होती है और वो उसे कहता है कि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही हो, इसलिए जल्दी से खाना खा लो, इसके बाद मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढूंगा और फिर मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के हवाले कर दूंगा। ये सुनकर वो उसे समझाती है और कहती है कि मैं किसी और की नहीं बल्कि आपकी बेटी हूँ, इसलिए आपको ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर यान कहता है कि बताओ तुम कितने साल की हो? तो वो बताती है कि मैं 7 साल की हूँ। तब ये सुनकर वो कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं अभी सिर्फ 22 का हूँ। जिस तरीके से तुम मुझे बता रही हो इसका मतलब है कि जब मैं 50 ईयर का था तब मैंने तुम्हारी मॉम से शादी कर लिया था, उसी बात में तुम पैदा हुई होगी। अब जुजू तो अपने डैड को समझाने की कोशिश करती है कि वो फ्यूचर से पास में आई है, लेकिन मिस्टर यान को कुछ भी समझ में नहीं
नहीं आता है, इसलिए वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के हवाले कर दूंगा। इसलिए जुजो अपने डैड को समझाने के लिए कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरा डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करा लेती हो। इतना कहने के बाद वो एक अपना बाल तोड़ती है और अपने डैड को दे देती है और कहती है कि इसका पता लगा लो। यान कहता है कि ठीक है, पहले मैं इसका जांच करा लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के हवाले कर दूंगा। इतना कहने के बाद वो अपने बॉडीगार्ड को बुलाता है और उसे वो जुजो का बाल दे देता है और कहता है कि मुझे उसके बारे में पता करना है, क्योंकि ये बच्ची मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है और मैं नहीं चाहता हूँ कि इसके साथ कुछ भी गलत हो, इसलिए मैं इसके रियल फादर के बारे में पता लगाना चाहता हूँ। लेकिन ये मुझसे दूर तभी होगी जब ये रिपोर्ट सामने आएगा, इसलिए तुम इसके बारे में जल्दी से काम करो और जल्दी से इस रिपोर्ट को बाहर लाओ। सुनकर मिंग कहता है कि सर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जल्दी इस पे काम करता हूँ। इधर जुजो बैठी होती है, तभी उसे वॉशरूम जाना होता है, इसलिए वो एक वेट्रेस से वॉशरूम का रास्ता पूछती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जैसे वो अकेले वॉशरूम जाती है, दो लोग होते हैं जो उसे अकेले जाते हुए देख लेते हैं और जैसे वो देखते हैं कि वो अकेली है, वो उसे किडनैप कर लेते हैं। इधर मिस्टर यान अपने बॉडीगार्ड से जुजो के बारे में बात कर लेता है। इसके बाद वो अपने काम के बारे में बात करता है और कहता है कि सभी को वार्न कर दो कि कोई भी छोटी बच्ची को किडनैप नहीं करेगा। माना कि हम सब गैंगस्टर हैं, लेकिन हमारे गैंग में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए और अगर किसी दूसरी गैंग वाले ने ऐसा किया तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए सबको बता दो कि कोई भी बच्चों को किडनैप नहीं करेगा और हाँ, मेरा काम भी जल्दी से जल्द करा लेना। ये सुनकर मिंग वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिस्टर यान खाना खाने के लिए वापस आता है, लेकिन वहाँ पे जुजो नहीं होती है, इसलिए वो वहाँ की वेट्रेस से जुजो के बारे में पूछता है। तब वो वेट्रेस बताती है कि वो बच्ची तो कुछ टाइम पहले वॉशरूम में गई थी। ये सुनकर मिस्टर यान कहता है कि आखिर वो लगभग कितने टाइम पहले गई थी। तब वो बताती है कि 20 मिनट्स तो हो चुके हैं। ये सुनकर मिस्टर यान को उसकी फिक्र होने लगती है, इसलिए वो वॉशरूम के बाहर जाकर उसका इंतजार करने लगता है। लेकिन काफी समय हो जाने के बाद भी जुजो वापस नहीं आती है और तभी कुछ लड़की आपस में बात करते हुए आ रही होती है कि उस लड़की के साथ गलत हुआ, उसे कैसे उन लोगों ने किडनैप कर लिया। जैसे ये बातें वो सुनता है, वो हैरान हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। इधर हम जुजो को देखते हैं जिसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया होता है और इसे बांधने के बाद कह रहे होते हैं कि ये लड़की तो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है, इसकी हमें काफी अच्छी कीमत मिल सकती है। जैसे ये बातें पास खड़ा एक पर्सन सुनता है, वो कहता है कि क्या तुम इस बच्ची को बेचने वाले हो? ऐसा तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हें पता है ना कि हमारे गैंग का नया रूल है कि हम किसी भी बच्ची को बेच नहीं सकते हैं। किडनैप करके तुम उसके पेरेंट्स से पैसे ले सकते हो, लेकिन तुम उसे इस तरीके से बेच नहीं सकते हो, ये हमारे गैंग के खिलाफ है और अगर हमारे बॉस को पता चला ना तो तुम जान से हाथ धो बैठोगे। इस सुनकर सामने वाला पर्सन डरता नहीं है और कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, हम सब गैंगस्टर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें हमें डराने की कोई जरूरत नहीं है। हम इस बच्ची को बेचेंगे और सारे पैसों से मौज करेंगे। पैसा का नाम सुनते ही सभी के अंदर से डर चला जाता है और सभी जुजो को बेचने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन जुजो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डरी होती है, वो जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से सभी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ब्लैक जैकेट वाला लड़का तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और जुजो से कहता है कि अगर तुम साथ नहीं हुई ना तो बेचने से पहले तुम्हें जान से मार डालेंगे। इतना कहने के बाद वो उसका मुंह बंद कर रहा होता है, लेकिन जुजो उसके हाथ पे काट देती है। ये देखकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जल्दी से इसे नींद की गोली खिला दो ताकि ये हमें परेशान ना कर पाए। अब ये सुनकर पास खड़ा वाला लड़का जैसे उसे मेडिसिन खिलाने वाला होता है, यहाँ पे एंट्री हो जाती है मिस्टर यान की। मिस्टर यान यहाँ पे अपने बहुत सारे बॉडीगार्ड्स के साथ आता है और सभी को पकड़ लेता है। इसके बाद वो जुजो को रस्सियों से बाहर निकालता है। जुजो तो इसमें बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है, इसलिए वो उसे गले से लगा लेती है। आगे मिस्टर यान अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन ये ब्लैक जैकेट वाला लड़का उसे जाने नहीं देता है और रास्ता रोककर मिस्टर यान को कई सारी बातें सुनाने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं इस काम में पिछले कई सालों से काम कर रहा हूँ और तुम ऐसे ही इस बच्ची को यहाँ से लेकर जा सकते हो? तुम आसानी से इस बच्ची को यहाँ से लेकर नहीं जा सकते हो, तुम्हें पता भी है कि मैं कितना बड़ा गुंडा हूँ। ऐसा कहते हुए मिस्टर यान के रास्ते को रोक लेता है और कहता है कि मैं तो तुम्हें यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा, मैं तो इस बच्ची को लेकर ही रहूंगा। तभी यहाँ पे इस पर्सन का बॉस जो कि इसका बड़ा भाई होता है, वो यहाँ पे आता है और जैसे मिस्टर यान को देखता है वो उसके सामने झुक जाता है और माफी मांगने लगता है। लेकिन अभी भी इस लड़की को समझ नहीं आता है कि सामने खड़ा वाला पर्सन है कौन, इसलिए वो अपने भाई से कहता है कि आखिर तुम इसके सामने झुक क्यों रहे हो? हम इतने सालों से ये काम कर रहे हैं, हमें ऐसे ही किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। ये सुनकर उसका भाई से समझाता है और बताता है कि सामने खड़ा वाला पर्सन आखिर है कौन। अब मिस्टर फैंग की आइडेंटिटी जानकर तो ये इतना ज्यादा डर जाता है कि उसके घुटनों में गिर जाता है और उसे माफी मांगने लगता है कि उसका जान वो बख्श दे। लेकिन मिस्टर यान उसके भाई की तरफ देखता है और फुल एटीट्यूड के साथ उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें अपने भाई के साथ क्या करना है? ये सुनकर बड़ा भाई कहता है कि हाँ मुझे पता है और फिर वो अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से इसके दोनों हाथ दोनों पैर तोड़ दो और फिर इसे रोड पे ले जाकर फेंक दो, क्योंकि इसे पता होता है कि अगर ये अपने भाई के साथ इस तरीके से नहीं करेगा तो मिस्टर यान उसे जान से मार डालेंगे। अब ये सारी चीजें जुजो देख रही होती है और वो नोटिस करती है कि पहले से उसका डैड थोड़ा सा अच्छा हो गया है, क्योंकि वो पहले लोगों को एक मौका भी नहीं देता था और इस बार इसने इस लड़की की जान बख्श दी है। लेकिन फिर भी वो अपने डैड को नोटिस करती है कि उसके डैड के चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी घूम रही है जो कि उसे हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगी। इसलिए अपने डैड के साथ रहने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती है और कहती है कि डैड मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। ये सुनकर मिस्टर यान उसे अपने साथ लेकर चला जाता है और थोड़ी देर में उसके लिए उसका मनपसंद खाना लाता है और कहता है कि देखो बच्चा, तुम्हें इस तरीके से बाहर नहीं घूमना चाहिए, तुम्हें जल्द से जल्द अपने घर चले जाना चाहिए और तुम्हें ऐसे ही किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम देखा ना कुछ टाइम पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था, ऐसे तुम्हारे साथ कोई भी कर सकता है, तो तुम अपना ध्यान रखो। अब ये सारी बातें तो जुजो सुन नहीं रही होती है, वो तो पास वाले साइकिल को नोटिस कर रही होती है और फिर वो अपने डैड से कहती है कि डैड, आप कोई अरे गरे पर्सन थोड़ी ना हो, आप मेरे डैड हो और मुझे पता है कि आप मेरा हमेशा हिफाजत करोगे। ऐसे मुझे उस साइकिल की राइड चाहिए, क्या आप मुझे घुमाओगे? ये सुनकर वो कहता है कि मैं कभी भी ऐसे साइकिल चलाता नहीं हूँ, मैं हमेशा कार यूज करता हूँ। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वो अपनी बच्ची के लिए उस साइकिल को बाय कर लेता है। यही नहीं, इसके बाद मिस्टर यान जुजो को उस साइकिल पे बैठाकर पूरे शहर में घुमाते भी है। ये देखकर जुजो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहती है कि डैड, मैं इस बार आपका भाग्य जरूर बदल दूंगी। कल इसके बाद मिस्टर यान जुजो को अपने साथ एक होटल में लेकर जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पर एक मीटिंग
अटेंड करनी होती है। वहाँ पे जैसे वो एंटर होते हैं, मिंग पहले से ही होटल में होता है। ये लोग अपनी बातचीत स्टार्ट करें उससे पहले जुजू को वॉशरूम जाना होता है, इसलिए वो अपने डैड से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। इस बार मिस्टर यान जुजू को लेकर बिल्कुल भी कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहता था, इसलिए वो इस बार अपने बॉडीगार्ड को उसके साथ भेज देता है और कहता है कि इसका ज्यादा ध्यान रखना, अगर इसे कुछ भी होगा तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मिंग कहता है कि बॉस आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और इसके बाद वो उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। आगे हम जुजू को देखते हैं, जैसे वो वॉशरूम यूज करने के बाद बाहर आकर अपने हैंड को वॉश कर रही होती है, तभी यहाँ पे एक लड़की आकर अपने हैंड को वॉश करती है और जैसे जुजू उसे देखती है हमें कुछ फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें पता चलता है कि सामने खड़ी लड़की फ्यूचर में जाकर इसके डैड से शादी करेगी और ये इसकी मॉम होगी और किसी रीजन की वजह से इसकी डेथ बहुत ही जल्दी हो जाएगी। वेल पास्ट में आने के बाद जैसे जुजू अपने मॉम को देखती है, वो खुशी के साथ इमोशनल बेहोश आती है और वो अपने मॉम से मिलने के लिए उनके पीछे भागती है। तभी यहाँ पे मिंग आ जाता है और जुजू से कहता है कि चलो अब हमें चलना चाहिए, लेकिन जुजू उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है और भागते हुए उस लड़की के पास जाकर उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि माँ मैंने आपको ढूंढ लिया। इधर मिंग भी जब जुजू के पीछे भागते हुए आता है और उस लेडी को देखता है तब वो दूर से ही रुक जाता है, ऐसा लगता है कि इनके बीच में कुछ हुआ है। बल्कि से ये भी कट हो जाता है और आगे हम जुजू को काफी उदास देखते हैं। जैसे ही मिस्टर यान जुजू को इस तरीके से देखता है, वो मिंग पे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बताओ तुमने इसे धमकाया है क्या, आखिर ये शांत क्यों है, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये सुनकर मिंग उससे सारी सच्चाई बताता है और कहता है कि नहीं नहीं बॉस ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको सारी सच्चाई बताता हूँ। इतना कहने के बाद वो अपने बॉस के क्लोज आता है और कहता है कि बॉस मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बच्ची को जानबूझकर आपके पास भेजा गया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बच्ची आपकी सबसे बड़ी दुश्मन मिस जुआन की बेटी है, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले उन दोनों को एक साथ देखा था। वो इसके साथ बहुत ही अच्छे से और प्यार से बिहेव कर रही थी, लेकिन जैसे उसने मुझे देखा वो उसे छोड़कर वहीं से चली गई। मुझे ऐसा लगता है कि वो इस बच्ची का यूज करके आपके क्लोज आना चाहती है। आपको तो पता है कि ये सारा शहर दो हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें आधे शहर पे आपकी हुकूमत चलती है और आधे शहर पे उसकी हुकूमत चलती है, और इस तरीके से वो इस बच्ची का यूज करके आपके क्लोज आ जाए तो पूरा का पूरा शहर उसके अंडर में हो सकता है। ये सुनकर मिस्टर यान को भी इस बात में कुछ सच्चाई दिखाई देने लगती है, क्योंकि कहीं न कहीं वो मानता था कि ये बच्ची बाकी बच्चियों से थोड़ी सी अलग और डिफरेंट है। ये हमेशा ऐसे काम कर देती है जो कि इसकी उम्र के बच्चे कभी भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो इसकी तरफ बड़े ध्यान से देखने लगता है। ये देखकर जुजू उन दोनों से पूछती है कि आखिर आप दोनों मेरी तरफ इस तरीके से क्यों देख रहे हो, क्या मेरे फेस पे कुछ लगा हुआ है। तब ये दोनों इस बात को टाल देते हैं। इसके बाद मिस्टर यान जुजू को अपने साथ लेकर जाने लगता है। ये देखकर मिंग उससे पूछता है कि बॉस आप इसे कहाँ पे लेकर जा रहे हो। मिस्टर यान कहता है कि ये बच्ची जहाँ से आई है ना, मैं इस बच्ची को वहीं पे भेजने जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो जुजू को मिस जुआन के घर पे लेकर जाने लगता है, लेकिन जैसे वो लोग बाहर एंटर होते हैं बॉडीगार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पे आने की। अब चलो आ ही गए हो तो हम तुम्हें लड़ते हुए देख भी लेते हैं। हमने सुना है कि तुम बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो, तुम किसी को छोड़ते नहीं हो। आज हमें ये देखने का मौका भी मिल जाएगा कि तुम सच में वैसे हो भी या फिर तुम्हारे लोग ऐसी अफवाह उड़ाते हैं। ये सुनकर वो भी लड़ने के लिए आगे आ जाता है, लेकिन जुजू नहीं चाहती थी कि उसका डैड लड़ाई करे, इसलिए वो अपने डैड को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन वो इसमें ऐसा मान रहा था कि ये बच्ची इसकी नहीं है, ये सिर्फ उसे फंसाने के लिए आई है, इसलिए वो उस पर ध्यान नहीं देता है और मिंग को उसे पकड़ने के लिए कह देता है। और इसके बाद दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे मिस्टर यांग धीरे धीरे लड़ाई करते करते बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव मूड में हो जाता है और लोगों को इतनी बुरी तरीके से मारता है, जिसे देखकर जुजू को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो सोचने लगती है कि अगर डैड ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो वो सबको जान से मार डालेंगे और एक समय पे वो बहुत बड़े हत्यारे बन जाएंगे, इसलिए मुझे रोकना होगा, नहीं तो ये चलता रहा तो मैं अपने डैड को कभी भी बचा नहीं पाऊंगी। इस तरीके से वो मिंग कहती है कि मुझे छोड़ दो। देखो डैड किस तरीके से एग्रेसिव होकर उन्हें मार रहे हैं, वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, लग रहा है कि वो खून के प्यासे हो गए हैं। ये सुनकर वो मिंग कहता है कि तुम जाने दो, तुम्हें पता नहीं है कि वो कैसे हैं। वो थोड़ी देर में रुक जाएंगे, लेकिन जैसे वो उन्हें देखता है वो भी देखकर डर जाता है कि इस बार उसके बॉस कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वो जुजू को छोड़ देता है। अब जुजू अपने डैड को इस तरीके से देखकर बहुत ही ज्यादा डरने लगती है, लेकिन मिस्टर यान तो उन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है और इसके चारों तरफ धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा हो रही होती है, जिसे देखकर जुजू अब कुछ नहीं कर पाती है। वो अपने मैजिक का यूज करती है और अपने मैजिक से अपने डैड को रोक देती है। इस समय मिस्टर यान नेगेटिव एनर्जी की वजह से काफी ज्यादा एग्रेसिव हो चुके होते हैं, जिस वजह से जुजू उन्हें ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाती है, लेकिन वो अपनी पूरी ऊर्जा का यूज करती है, जिस वजह से उसकी तबियत धीरे धीरे खराब होने लगती है और उसके मुंह से ब्लड आने लगते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती है। वो अपनी आखिरी सांस तक अपने डैड को रोकने की कोशिश करती है और जैसे उसका डैड रुकता है वो अचानक से बेहोश पड़ जाती है, क्योंकि उसने अपना सारा ऊर्जा यूज कर लिया था, इसलिए उसका शरीर इसमें बहुत ही ज्यादा कमजोर होकर बेहोश हो जाता है। और जैसे मिस्टर यान होश में आता है और जुजू को इस तरीके से देखता है वो घबरा जाता है और उसे वो लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहाँ पे जाने के बाद उसे पता चलता है कि इसे ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ है, ये सिर्फ कमजोर है, लेकिन फिर भी जुजू को होश नहीं आ रहा था। इस वजह से डॉक्टर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि दिखने से तो इसकी बॉडी सिर्फ कमजोर दिखाई दे रही है, लेकिन ये पता नहीं जग क्यों नहीं रही है, इसलिए हम इसे दूसरे तरीके से ट्रीट करेंगे, आप ज्यादा चिंता मत करो। तो कहते हुए डॉक्टर भी वहाँ से चले जाते हैं। अब मिस्टर यान जुजू के लिए काफी ज्यादा वरीड हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि वो किस तरीके से इसकी जान बचाए। वो अपने बॉस को दिलासा देने की कोशिश करता है और कहता है कि बॉस आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में हैं और यहाँ पे शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, इसलिए वो जुजू को अच्छी तरीके से ठीक कर देंगे। अब आगे ये दोनों जुजू के मैजिक पे बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अचानक से जुजू के पास इतने सारे मैजिक पावर्स कैसे आ गए, जिस तरीके से उसने मिस्टर यान को रोक लिया था, क्योंकि इन्होंने इससे पहले किसी को भी मैजिक करते हुए नहीं देखा था, इसलिए ये काफी ज्यादा वरीड हो रहे होते हैं। लेकिन तभी जुजू के पहने हुए लॉकेट से उसकी मास्टर सैन सभी से बात करती है और कहती है कि मुझे पता है कि इस समय मिस्टर यान यहाँ पे मौजूद है और उन्हीं को बचाने के चक्कर में जुजू ने इस समय अपनी बहुत सारी एनर्जी यूज करके आपकी जान बचाई है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जुजू सच में आप ही की बेटी है। जुजू ने टाइम ट्रेवल किया है और वो समय में 10 साल पीछे गई है ताकि वो अपने डैड मिस्टर यान को बचा सके, इसलिए आप लोग इसकी रक्षा करें। इस समय कोई भी डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता है, इसके इलाज के लिए आप सभी को मिसेस जुआन के पास जाना होगा। वहाँ पे इकलौती वही ऐसी पर्सन है जो जुजू की हेल्प कर सकती है और उसे ठीक कर
हैं। कुछ ही देर के अंदर रिपोर्ट इसे मिल भी जाता है और जैसे वो उसे ओपन करके देखता है उसे पता चलता है कि सच में ये तो इसी की ही बेटी है, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट्स भी यही कह रही है। अब मिस्टर यान जुजू के साथ बिताए गए हर एक पल को याद करता है कि किस तरीके से जब वो उससे मिली थी तब से वो उसे बता रही थी कि वो उसी की ही बेटी है और इस समय उसे अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसके दुश्मन की जरूरत पड़ने वाली है। ये सुनकर मिंग उसे मना करता है और कहता है कि बॉस आपको पता है ना कि वो खतरे से खाली नहीं है, अगर आप वहाँ पे जाते हो तो वो लोग आपको जान से मार डालेंगे, इसलिए आप प्लीज मत जाओ। लेकिन मिस्टर यान अपनी बेटी के बारे में सोचता है और कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि वहाँ पे जाने के बाद मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मैं अपने बच्चे के बचाने के लिए एक मौका भी नहीं छोड़ूंगा। दूसरी साइड मिसेस जॉन को देखते हैं जो कि अपने बॉडीगार्ड्स को पनिश कर रही होती है और कहती है कि तुम लोग इतने हो और सिर्फ 1% से हार गए, इसलिए तुम तब तक पुशअप करोगे जब तक कि मैं तुम्हें करने के लिए मना न कर दूं। अब इसके बॉडीगार्ड्स तो पुशअप कर करके थक जाते हैं, लेकिन मिसेस जॉन इसे भी नहीं मानती है, वो मैसेज कर देती है जिस वजह से ये लोग फिर से बहुत सारा पुशअप करने लगते हैं। मिसेस जॉन के पास बचपन से ही ऐसी शक्तियां होती हैं और ये शक्तियां उन्हें उनके पूर्वजों से मिला होता है और इसीलिए आगे चलकर ये शक्तियां जुजू को भी मिल जाती है। मिसेस जॉन यहाँ पे अपने बॉडीगार्ड को पनिश कर रही होती है, तभी उसका पर्सनल बॉडीगार्ड उसके पास आता है जिसका नाम चैन होता है। वो उसे बताता है कि मिस्टर यान बाहर आए हैं और वो आपका इंतजार कर रहे हैं, क्या हमें उन्हें मारना चाहिए? ये सुनकर वो कहती है कि नहीं, मुझे आने दो, मैं उससे खुद बात करूंगी। इतना कहने के बाद वो अपने कपड़े बदल लेती है और फिर वो वहाँ पे आती है। कहती है कि तुम तो बड़े हिम्मत वाले हो, मेरे घर पे आ गए, वो भी अकेले। ये नहीं पता था कि यहाँ से तुम जिंदा वापस जाओगे या फिर नहीं। मिस्टर जॉन कहता है कि मुझे तुमसे हेल्प चाहिए। ये सुनकर तो उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि आपको मुझसे हेल्प चाहिए। ऐसे कहते हुए वो उसकी काफी देर तक बेइज्जती करती है और काफी मजाक भी उड़ाती है और कहती है कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई जिसके लिए एक दुश्मन को दूसरे दुश्मन से हेल्प मांगने की जरूरत पड़ गई, वैसे मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करने वाली हूँ। इतना कहने के बाद वो उसे मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मिस्टर यान उसे रोक लेता है और फिर वो उसे उठा लेता है। ये देखकर चैन जैसे रोकने की कोशिश करता है, वो उसे पीट देता है और उसके बाद वो मिस्टर जॉन को अपने साथ लेकर चला जाता है। हॉस्पिटल में आने के बाद मिसेस जॉन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मुझे यहाँ पे लेकर आने की। लेकिन मिस्टर यान उसे समझाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, जरा एक बार उस बच्ची को तो देख लो। जैसे मिसेस जान उस बच्ची को देखती है वो उसे पहचान लेती है और सोचती है कि लास्ट टाइम ये बच्ची मुझे मामा कहते हुए मेरे पास आ गई थी और मैंने उसे समझाया था कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। फिर वो उसके पास आती है और अपने मैजिक से उसे ठीक करने की कोशिश करती है और कहती है कि इस बच्ची ने हाल फिलहाल में अपनी शक्तियों का बहुत ही ज्यादा यूज कर लिया है, जिस वजह से ये बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है। अगर इसका इलाज सही समय पे नहीं किया जाएगा तो ये मर भी सकती है। ऐसा कहते हुए वो अपनी शक्ति उसके अंदर ट्रांसफर करने लगती है और उसके सपने में प्रवेश हो जाती है। इधर हम दूसरी साइड जुजू को उसके सपने में देखते हैं जहाँ पे वो अपने डैड के साथ होती है। ये दोनों अपने मॉम और वाइफ के फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी पे आते हैं और यहाँ पे दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, जहाँ पे जुजू अपने डैड से पूछती है कि डैड आप इस तरीके से कैसे हो गए, जहाँ पे मिस्टर यान अपने लाइफ के बारे में बताने लगते हैं और कहते हैं कि क्या करूँ बेटा, मैंने देखा है कि मेरे डैड ने मेरी मॉम को किस तरीके से बिहेव किया, इस तरीके से मैं एग्रेसिव होने लगा। आगे चल के जब मैं तुम्हारी मॉम से मिला, उनसे प्यार किया, तब मेरा गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा, लेकिन जब तुम्हारे जन्म होने वाला था तब किसी ने उन्हें जान से मार दिया और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए जिसने भी तुम्हारी मॉम की हत्या की थी मैंने उसे जाने नहीं दिया और मैं उसे जान से मार डाला। उसके बाद मैं अपना गुस्सा शांत ही नहीं कर पाया और मैं इस तरीके से हो गया। जुजू अपने डैड की लाइफ के बारे में जान रही होती है, तभी यहाँ पे मिसेस यान इसके सपने में प्रवेश करती है, वो अपनी मैजिक के थ्रू और उसे उसके सपने से जगाने की कोशिश करती है ताकि वो रियल वर्ल्ड में जिंदा हो सके, इसलिए वो उसे लगातार आवाज लगाने लगती है। आवाज सुनने पे जुजू भी रिएक्ट करने लगती है। इधर रियल टाइम में मिसेस जॉन अब और भी अपनी शक्तियों का यूज नहीं कर पाती है, जिस वजह से वो अपनी शक्तियां बीच में रोक देती है और उसके मुंह से ब्लड आने लगते हैं। ये देखकर मिस्टर यान उसे संभालता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो? जैसे वो दोनों एक दूसरे को पास देखते हैं अचानक से वो दोनों दूर हो जाते हैं, तभी वो देखते हैं कि जुजू अपने सपने से बाहर आ गई है और वो पहले से काफी ठीक है। जैसे मिस्टर यान अपनी बच्ची को देखता है वो उसके पास चला जाता है और उसे गले से लगा लेता है और फिर वो उससे बातें करने लगता है। इधर मिसेस जॉन भी जब जुजू को देखती है तब उसे पता चल जाता है कि आने वाले फ्यूचर में यही इस बच्ची को जन्म देने वाली है, इसलिए वो भी प्यार से उसके पास जाती है, लेकिन मिस्टर यान उसे उसके पास जाने नहीं देता है और उसे लड़ाई करने लगता है। ये देखकर मिसेस जॉन से कहती है कि तुम रोक किसे रहे हो, मैं उसकी माँ हूँ और वो मेरी भी बच्ची है, इसलिए मैं भी उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। ये सुनकर तो दोनों ही आपस में लड़ने लगते हैं और दोनों कहते हैं कि ये बच्ची सिर्फ उनकी है, जो कि ये पॉसिबल भी नहीं है। अब ये सारी बातें जब जुजू देखती है तब वो उन्हें समझाती है और कहती है कि मैं आप दोनों की ही बच्ची हूँ, लेकिन मिस्टर यान तो जुजू को मिसेस जाओ को छूने तक नहीं देता, इस वजह से वो गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। देखकर जुजू अपने डैड को समझाती है और कहती है कि डैड उसने मेरी जान बचाई है, इसलिए आप उसे घर तक तो छोड़ ही सकते हो। ये सुनकर वो भी उसे घर छोड़ने के लिए चला जाता है। बाहर हम मिसेस जॉन को देखते हैं, इसके पास इस समय ना ही पैसे होता है, ना ही गाड़ी होती है और ना ही फोन होता है, जिस वजह से वो अपने लोगों को कॉल करके यहाँ पे बुला सके, इसलिए वो काफी गुस्से में होती है। तभी यहाँ पे मिस्टर यान पहुँच जाता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हारे घर तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन मिसेस जॉन उसके साथ जाने से मना कर देती है। तब वो उसे फिर से दोबारा पूछता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ ना। तब मिसेस जॉन उसे कहती है कि अच्छा होगा कि तुम अपनी कार की मुझे दे दो, मैं खुद से ड्राइव करके यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुनकर मिस्टर यान उसके साथ मस्ती करते हुए उसे कहता है कि तुम इतनी ज्यादा रिच हो लेकिन तुम्हारे परिवार वाले ने तुम्हें एक कार भी नहीं दी है, अच्छा होगा कि तुम कार के अंदर बैठ जाओ वरना मैं अपनी कार लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर मिसेस जॉन वहाँ पे बैठ जाती है, लेकिन वो सेफ्टी बेल्ट लगा नहीं पाती है, इसलिए मिस्टर यान उसके क्लोज आता है और बेल्ट को लगाता है। इसमें ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं और ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। फिर ये दोनों अपने अपने रास्ते हो जाते हैं। कुछ टाइम के बाद मिसेस यान उसे उसके घर छोड़ देता है और कहता है कि मेरी कार से निकलो, लेकिन मिसेस जॉन तो उसकी कार से तब तक नहीं निकलती है जब तक कि उसके बॉडीगार्ड्स वहाँ पे नहीं आ जाते हैं। जैसे उनके बॉडीगार्ड्स आते हैं उसके लिए अम्ब्रेला निकालते हैं तब वो कार से निकलती है। इसके बाद वो उसे फुल एटीट्यूड के साथ बातें सुनाने लगती है। तब मिस्टर यान उसके पास से जोर से कार को ले जाता है, जिस वजह से उसका पोपट हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, कार के पीछे भागती है और छाते को उसकी तरफ फेंकती है और कहती है कि पागल लड़के, एक तो मैंने इसकी मदद की, ऊपर से ये मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रहा है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर यान को देखते हैं जो कि जुजू को अपने घर पे ले जाते हैं। जैसे वो लोग घर पे एंटर होते हैं सारे बॉडीगार्ड्स उनके सामने झुकते हैं और जोर से उन्हें हेलो बोलते हैं। आवाज सुनकर जुजू डर
कर जाती है। ये देखकर मिस्टर यान अपने बॉडीगार्ड्स को डांट लगाते हैं। इसके बाद वो जुजू से कहते हैं कि आज से तुम यहीं पे रहोगी, तुम्हें जो चाहिए तुम मुझे कह सकती हो, मैं एक पल में तुम्हारे लिए वो सारी चीजें ला सकता हूँ। ये सुनकर वो कहती है कि मुझे मॉम चाहिए। मिस्टर यान कहता है कि बदमाश बच्ची, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें कब क्या करना चाहिए, कभी भी कुछ भी कह देती हो। तभी हम यहाँ पे मिसेस जॉन को देखते हैं जो कि जुजू से मिलने के लिए आई होती है। जैसे वो उसे देखती है जुजू फटाक से उसके पास चली जाती है और दोनों माँ बेटी एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। इधर मिस्टर यान को ऐसा लग रहा था कि कहीं गेज की बच्ची को छीन न ले, इसलिए वो उससे दूर रहने की कोशिश करता था। लेकिन जुजू तो दोनों को साथ में लाने की कोशिश करती है, इसलिए वो बहाने से पीछे रुक जाती है और जैसे ये दोनों आगे बढ़ते हैं वो मैसी करके इन दोनों को क्लोज ला देती है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जॉन मिस्टर यान के साथ मस्ती करना स्टार्ट कर देती है और इसे परेशान करने की कोशिश करने लगती है और काफी खुश भी होती है। लेकिन ये सारी चीजें मिस्टर यान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, इसलिए वो उसे पकड़ के साइड में ले जाता है और उसे पूछता है कि बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, आखिर तुम यहाँ पे किस लिए आई हो, क्या तुम मेरी बच्ची को मुझसे दूर करना चाहती हो। ऐसे वो कई सारी बातें करने लगता है। लेकिन यहाँ पे जॉन सिर्फ इसलिए आई होती है क्योंकि उसने उसका फ्यूचर देख लिया होता है और उसे पता होता है कि आगे चल के क्या होने वाला है, इसलिए वो सभी चीजें ठीक करने के लिए यहाँ पे आई होती है। लेकिन मिस्टर यान को तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, इसलिए वो उसे भड़क जाता है और काफी सारी बातें सुनाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी अपना फ्यूचर नहीं देख सकता हूँ, इसलिए तुम इस तरीके की फालतू मजाक करना और मेरे पास आना बंद कर दो। ये सुनकर वो उसे कहती है कि क्या तुम अकेले ही बच्चे पैदा कर लोगे, तुम्हें तो किसी भी तरीके से मेरी भी जरूरत होगी। और ऐसा कहते हुए वो उसका फ्यूचर उसे दिखा देती है, जिससे उसे पता चलता है कि इसकी वाइफ के मरने के बाद ये इतना ज्यादा अनस्टेबल हो जाता था कि ये किसी की भी बातें नहीं सुनता था और किसी को भी जान से मार डालता था। सारी बातें जब ये सुनता है तब वो वहीं पे रुक जाता है। इसके बाद जॉन अपनी बेटी से मिलने के लिए जाती है। ये दोनों साथ में काफी खुश होते हैं और एक दूसरे से कई सारी बातें शेयर करते हैं। जुजू अपनी मॉम से बातें करती है और कहती है कि मॉम आपने फ्यूचर देख लिया है ना, आपको पता है ना कि आपके मरने के बाद डैड किस तरीके से बिहेव करेंगे और जब वो उनका गुस्सा बहुत ही ज्यादा तेज हो जाएगा तब बुरी शक्तियां उन्हें अपने गिफ्ट में ले लेंगी और उनसे बहुत सारे बुरे काम कराएंगी और बाद में उन्हें इस हाल पे छोड़ देंगी कि वो खड़े होने के लायक भी नहीं बचेंगे। इसलिए मुझे उन्हें बचाने के लिए उनके भाग्य को बदलना होगा और साथ ही मैं आपके भाग्य को बदलना चाहती हूँ। मैं आने वाले फ्यूचर में आप दोनों के साथ ही रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे का ख्याल रखो और आप तो अपना सबसे ज्यादा ख्याल रखना, क्योंकि आपको पता है ना कि आपके मरने के बाद क्या होगा। इसलिए हमें सबसे पहले उस पर्सन को ही जान से मार देना चाहिए जो कि आपको मारता है। मुझे पता है कि ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी, लेकिन आने वाले फ्यूचर को बदलने के लिए हमें उस पर्सन को सही समय पे मार देना होगा ताकि आप जिंदा रहो। ये सुनकर जॉन भी इसकी बातों को मान लेती है और इसे बातें समझाने लगती है और साथ ही वो एक मैसेज करती है जिस वजह से ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं और वो उसे कहती है कि मैंने एक ताबीज तुम्हें ट्रांसफर कर दिया है, जिस वजह से जब भी हम दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम में होगा दूसरे पर्सन को ऑटोमेटिकली इसके बारे में पता चल जाएगा और हम दोनों एक दूसरे को बचा सकेंगे। संकट होता है और आगे हम जुजू को उसके डैड के साथ देखते हैं जहाँ पे वो अपने डैड के सेफ्टी के लिए एक ताबीज देती है और कहती है कि डैड इसे आप अपने पास रख लो, इसे मॉम ने अपने ब्लड से बनाया जो आपकी हिफाजत करेगा, आपके पास बुरी आत्माओं को आने नहीं देगा। और ऐसे कहते हुए वो उनके सामने रिक्वेस्ट करने लगती है। तब मिस्टर यान भी उसकी नादानी देखकर वो उस ताबीज को अपने पास रख लेता है और इसके बाद वो उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो कि काफी अच्छे मूड में होती है और फल खा रही होती है। तभी उसका बॉडीगार्ड उसके पास आता है और कहता है कि आप अच्छे मूड में लग रहे हो। ये सुनकर वो कहती है कि हाँ मैं अच्छे मूड में हूँ। उसका बॉडीगार्ड चैन से कहता है कि बॉस आपको याद है ना कि गुरुजी ने मरने से पहले क्या कहा था। ये सुनकर वो कहती है कि हाँ मुझे याद है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तब वो उसे कहता है कि आगे कैसे ना करूँ, आप उन सारी बातों को भूलकर उसी परिवार के साथ अच्छे से रह रही हो, मुझे ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। ये कह के वो अपने बॉस के सामने ही बेइज्जती करने लगता है और कहता है कि बॉस आप ऐसे कैसे हो सकती हो, गुरुजी ने साफ साफ कहा था कि आपको उस परिवार के साथ कभी भी दोस्ती नहीं रखनी है, आपको उस परिवार को जड़ से खत्म करना होगा, लेकिन आप तो उस परिवार के साथ बहुत ही ज्यादा खुश हो। ये सारी चीजें देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये सारी बातें सुनकर तो जॉन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि जो मेरा काम है वो मैं कर लूंगी, इसलिए तुम मेरे काम में दखल अंदाजी देना बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें काम से बाहर निकाल दूंगी। ये सुनकर चैन उससे माफी मांगता है और फिर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो कि सोई होती है, लेकिन तभी अचानक से उसके सर में दर्द होने लगता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसकी मॉम कोई ना कोई मुसीबत में है। इसलिए वो मिस्टर यान से कहती है कि डैड हमें चलना होगा, मॉम किसी न किसी मुसीबत में है। फिर वो किसी तरीके से अपने डैड को जॉन के घर पे ला भी लेती है, लेकिन मिस्टर यान यहाँ पे पहुंचने के बाद कहता है कि सारी चीजें ठीक है, देखो सब कुछ कितना शांत है। ये सुनकर वो कहती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और फिर वो मैसेज करती है और एक ताबीज बनाकर अपने मॉम के पास भेजती है और कहती है कि डैड इसका पीछा करो। दूसरी साइड हम जॉन को देखते हैं जो कि इस समय पूरी तरीके से पैरालाइज्ड होती है और सिर्फ वो अपने सर को ही घुमा पाती है। सामने चैन खड़ा होता है जिसने धोखे से इसे एक ऐसी मेडिसिन खिला दी होती है जिसकी वजह से इसका पूरा का पूरा बॉडी पैरालाइज्ड हो चुका होता है और इस समय ये अपनी जान भी नहीं बचा पाती है। चैन इसके सामने खड़ा होता है और कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि उस परिवार को तुम जान से मार दो, लेकिन कभी भी तुम उस परिवार को हम बचाने की कोशिश भी नहीं करती हो। उस परिवार ने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ही तुम उस परिवार को मारोगी मेरा भी बदला कहीं न कहीं पूरा हो जाएगा और मैं तुमसे शादी कर लूंगा, लेकिन तुम तो मुझे छोड़कर उस परिवार के साथ बड़े अच्छे संबंध बना रही हो जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए सबसे पहले मैं तुम्हें जान से मारूंगा और उसके बाद उन दोनों को भी जान से मार दूंगा और उसके बाद मैं इस शहर का राजा बन जाऊंगा, क्योंकि मुझे टक्कर देने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। ऐसे कहने के बाद वो पास रखे हुए चाकू को लाता है और जैसे उसे मारने वाला होता है यहाँ पे जुजू आ जाती है और मैसेज करके उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद वो अपने मॉम के पास जाती है। मिस्टर यान और जुजू उसे बेड पे बैठाते हैं और फिर उसे पूछते हैं कि आखिर बात क्या हुआ था। तब स्वान सारी बातें बताती है कि किस तरीके से चैन मिस्टर यान की फैमिली के साथ बदला लेना चाहता था और इसे शादी करना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से वो उसके क्लोज आ रही थी ये सारी चीजें चैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और इसलिए उसने ये मेरी हालत कर दी। अब ये सारे लोग बातचीत कर रहे होते हैं, तब तक वो देखते हैं कि चैन यहाँ से भाग चुका है। तभी चैन का कॉल स्वान के पास आता है और वो उसे कॉल करके बताता है कि मैंने इस विला के अंदर एक ऐसा बॉम्ब लगाया है जो कि ब्लास्ट होने के बाद यहाँ से 10 किलोमीटर दूर तक उसका
प्रभाव पड़ेगा और तुम तीनों उसी के अंदर मारे जाओगे। मैंने तुमसे अपना आराम से बदला ले लिया, इसलिए फिक्र मत करो। मिस्टर यान तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वो इस समय अपनी फैमिली को बचाना चाहता था, इसलिए वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा लॉक होता है। ये देखकर जोआन मिस्टर यान से कहती है कि तुम बच्ची को लेकर यहाँ से जाओ, मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए हम तीनों यहाँ से नहीं जा सकते हैं। लेकिन जुजू ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, इसलिए वो दूर जाकर बैठ जाती है और अपने ब्लड का यूज करके एक घेरा बनाती है और उसके बाद वो अपनी शक्तियों का यूज करती है और अपने मॉम में ट्रांसफर करती है, जिससे से इसकी कंडीशन धीरे धीरे खराब होने लगती है। लेकिन ये रुकती नहीं है, अपनी मॉम के लिए वो ऐसे ही करती रहती है और अपनी शक्तियों का यूज करके अपनी मॉम को ठीक कर देती है। लेकिन इस समय इसकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है और इसके मुंह से ब्लड आने लगते हैं। लेकिन तब तक सारी चीजें ठीक हो जाती है। मिस्टर यान अभी से अपनी गोद में लेता है और बालकनी के थ्रू ये सारे लोग घर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ये लोग बाहर निकलते हैं वो एक घेरे के अंदर होते हैं और तुरंत चैन उसमें आग लगा देता है, जिस वजह से ये लोग आग के अंदर फंस जाते हैं और इसके बाद चैन यहाँ से भाग जाता है। अब जुजू को ऐसा लग रहा होता है कि कहीं न कहीं वो मरने वाली है, इसलिए वो अपनी शक्तियाँ फिर से यूज करती है और उसके बाद वो अपने मॉम एंड डैड को उस आग के घेरे से जादुई शक्तियाँ यूज करके उस घेरे से बाहर निकाल देती है, क्योंकि कहीं न कहीं उसे महसूस हो रहा होता है कि उसकी शक्तियाँ धीरे धीरे खत्म हो रही है और वो कहीं न कहीं मरने वाली है। इसलिए वो सारी शक्ति को यूज करके अपने मॉम एंड डैड की हिफाजत करती है और ये देखकर इन दोनों का दिल ही बैठ जाता है। वो अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इस समय तक बम ब्लास्ट होने का टाइम भी हो जाता है, इसलिए जुजू उनसे लास्ट टाइम अलविदा कह देती है और तुरंत बम ब्लास्ट हो जाता है। जब वो बम ब्लास्ट होता है तब जुजू की बॉडी भी नहीं मिलती है और ये दोनों अपनी बेटी को इस तरीके से जाते हुए देखकर काफी ज्यादा दुखी होते हैं। ये सीन भी कट हो जाता है और आगे हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि जुजू ने फ्यूचर को पूरी तरीके से बदल दिया होता है, इसलिए फ्यूचर में उसके डैड ठीक हो जाते हैं। ऐसे मिस्टर यान जगता है, वो जुजू का नाम लेता है और जुजू को चारों तरफ ढूंढने लगता है। जैसे वो बाहर आता है वो अपनी वाइफ को सही सलामत देखता है। इसके बाद सभी लोग जुजू के पास जाते हैं। जुजू की कंडीशन इस समय बहुत ही ज्यादा बुरी होती है, क्योंकि उसने टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाकर अपने डैड एंड मॉम को बचाया होता है और अपनी बहुत सारी एनर्जी का यूज किया होता है, जिस वजह से रियल टाइम में उसकी एनर्जी बहुत ही वीक हो गई होती है, जिस वजह से वो इस समय बेड पे होती है और वो मूवमेंट भी नहीं कर पा रही होती है। ये सारी चीजें देखकर मास्टर सैन मिस्टर यान को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि अब ये अपनी रियल वर्ल्ड में आ चुकी है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपनी बहुत सारी शक्ति उसके अंदर ट्रांसफर कर दी है, साथ ही मिसेस जॉन ने भी अपनी कई सारी शक्ति उसके अंदर ट्रांसफर कर दी है, लेकिन फिर भी इसे ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि उसने बहुत सारा काम कर लिया है, वो भी इतनी छोटी सी उम्र में, इसलिए इसकी बॉडी ठीक होने में थोड़ा सा समय तो लेगी ही। ये सारी चीजें सुनकर तो मिस्टर यान को सुकून मिलता है, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी के लिए काफी ज्यादा वरीड होता है। ये देखकर जॉन उसके पास आती है और उसे समझाती है और कहती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी एक बेटी होगी, वो 7 साल की, जो हमें बचाने के लिए पास्ट में चली जाएगी, वो तुम्हें बचाएगी, मुझे बचाएगी और इस तरीके से यहाँ पे बीमार पड़ जाएगी। लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बच्ची बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमें अपनी बच्ची पे गर्व करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बच्ची बहुत ही कम लोगों को मिलती है, इसलिए हमें जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अपनी बच्ची को प्यार देना चाहिए। और ऐसे बोलकर वो मिस्टर यान को दिलासा देने की कोशिश करती है। अब आगे हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जुजू भी ठीक हो गई होती है। सभी लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं। जुजू यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले अपनी मॉम से पूछते हैं कि मॉम आपने आज मेरे लिए खाने में क्या बनाया। तब उसकी मॉम से कहती है कि पागल लड़की, भूल गई, आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक प्यारा सा केक बनाया है, क्या तुम्हें ये पसंद आया। ऐसा कहते हुए वो उसके सामने एक प्यारा सा केक रखती है। केक देखकर जुजू बहुत ही ज्यादा खुश होती है और विश मांगते हुए ये कि उसका परिवार हमेशा खुशी और एक साथ रहे, वो केक को कट करती है। फिर वो अपने डैड, मॉम और अपने मास्टर को एक एक बाइट केक दे देती है और सारा का सारा केक वो खुद ले लेती है। ये देखकर उसकी मॉम कहती है कि क्या मुझे एक ही बाइट मिलेगा। मिस्टर यान उसे अपना बाइट दे देता है और कहता है कि तुम ये ले सकती हो, लेकिन जुआन उसका केक उसके मुंह पे लगा देती है और इसके बाद मिस्टर यान उसे पकड़ने लगता है। इसी सीन पे इस ड्रामे का द एंड हो जाता है। वैसे आपको कहीं से ये मौका मिलता है कि आप फ्यूचर से पास्ट में जाकर कुछ चीजें बदले, तो आप वो क्या क्या बदलते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना। चाहने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर ले, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।